अस्सलाम वालेकुम जी। तो अवाम किन हालात में हैं, मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल पाते हैं, मुश्किल से अगर किराए के घरों में रहते हैं तो वक्त पे किराया दे पाते हैं और बिजली के बिलों को तो छोड़ ही दें। अब ऐसे हालात में जब डिसीजन ये लिया जा रहा हो आवाम की तरफ से कि बच्चों को स्कूल भेजें या ज़िंदगी गुजर बसर कर लें, तो फिर ऑप्टिक्स आर रियली इम्पोर्टेंट। ठीक है, और वो जो परसेप्शन बनती है ना, वो बड़ी अहम होती है। और हुआ यह है कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला मरीम नवाज़ बहुत मुतहर्रिक हैं। इजलासों की सदारत से लेकर तूफ़ानी दौरे और बड़े बड़े फैसले भी देखने को मिल रहे हैं, जहाँ वज़ीर आला मरीम नवाज़ के सरगर्म किरदार और गैर रिवायती तर्ज हुक्मरानी पे सबकी नज़रें हैं एंड पीपल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो डिलीवर करें। वहीं अब ये हुआ है कि उनकी सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी के टायरों से मुताल्लिक खबर ने एक तनाज़ा तो खड़ा किया है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे बात है और आपको ज़रा इसकी थोड़ी सी डिटेल में हम लेके जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला हाउस ने मरीम नवाज़ की ज़ेरे इस्तेमाल हाई सिक्योरिटी आर्मर्ड गाड़ी के लिए 2 करोड़ और 73 लाख की ज़िमनी ग्रांट जो है वो मांग ली है। मतलब हम ये 2 करोड़ प्लस की बात कर रहे हैं। और ये मामला सामने आया तो सोशल मीडिया पर ऑब्वियसली एज यू वुड एक्सपेक्ट तबसरों का एक सिलसिला जो है वो चल पड़ा, जिस पर पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी खामोश ना रह सकें। और उनके मुताबिक सरकारी गाड़ी की मुरम्मत मामूल का काम है और इस गाड़ी का टायर 10,000 किलोमीटर के बाद तब्दील होता ही है, जबकि इस गाड़ी के टायर जो हैं वो 29,000 किलोमीटर चल चुके हैं। तो लिहाजा इनको, उनका कहने का मतलब है इनको चेंज होना था। अज़मा बुखारी की वजाहत अपनी जगह, लेकिन बज़ाहिर ये मामला जो है वो ऑप्टिक्स के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि ऑप्टिक्स के लिए कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी थोड़ी सी डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है। हम आगे जाके एक और ऑप्टिक्स की भी बात करेंगे, वो तो खैर थोड़ा सा ऑप्टिकल इल्यूजन है। आज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब। बहुत शुक्रिया आज़मा साहबा। आज़मा साहबा, वज़ीर आला मरीम नवाज़ की सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी के टायर्स तब्दील करने के लिए 2 करोड़ 73 लाख रुपए की ग्रांट ली गई है। आपका कहना है कि भाई टायर तो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, ज़्यादा नहीं चल सकते। लोगों की कुछ एप्रीहेंशंस हैं टायरों की कीमत से मुताल्लिक भी कि 2 करोड़ 73 लाख के 4 टायर या अगर 5 भी आने हैं, ये रूटीन का अमल हो भी अगर, तो आपको लगता है कि ये इस वक्त में ऑप्टिक्स अच्छे नहीं हैं, जो भी पैगाम जा रहा है इस खबर के ज़रिए आवाम को? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला एंड हुमा। देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में हर नॉन इशू को इशू बनाना हमारी रूटीन है और ये एक सरकारी गाड़ी है। इसको ऊपर मुझे नहीं मालूम कि आपके पास वो खबर है कि नहीं। 4 अक्टूबर 2022 को जो है वो लास्ट टाइम इसके टायर्स जो है परवेज इलाही साहब की हुकूमत के अंदर चेंज किए गए थे और उस वक्त बाय द वे वो 23.4 मिलियन जो है इसके ऊपर खर्चा आया था। और ये आर्मर्ड गाड़ी है, जैसे आपने खुद भी बताया। हम भी तो अपनी गाड़ियों को मेंटेनेंस करते हैं ना, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, ये सरकार की। और एक ये मैं बता दूं आपको, वाहिद एक ये गाड़ी ही है जिसके ऊपर हमें कन्विंस करना पड़ा मरीम नवाज शरीफ साहिबा को कि एटलीस्ट इस गाड़ी को, बिकॉज इसकी सिक्योरिटी के मामलात की वजह से आपके लिए जरूरी है कि आप ये गाड़ी ले। ना वो कोई तनख्वाह लेती है, ना उन्होंने कोई घर लिया है, ना वो कोई और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रही हैं, सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से एक ये गाड़ी उनको जो है बाकायदा हमें कन्विंस करके उनको कहना पड़ा कि ये गाड़ी वो ले। और ये उसकी रूटीन की मेंटेनेंस है। मुझे नहीं पता जब ये बुज़दार साहब के दौर में ये वहाँ उस वक्त वो भी इस्तेमाल करते रहे हैं, परवेज इलाही साहब भी इस्तेमाल करते रहे हैं, अब चूंकि मरीम नवाज शरीफ साहबा चीफ मिनिस्टर है तो वो इस्तेमाल करें। हम भी तो अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस करते हैं। हमारी जैसी भी गाड़ियां होती हैं अपनी अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस हम करते हैं, उसके टायर्स भी हम चेंज करते हैं। और ये मुझे इस जाहिर है उनके पास और कोई बात नहीं है मुखालिफिन के पास। वो नहीं कह सकते मरीम नवाज शरीफ काम नहीं कर रही, वो नहीं कह सकते मरीम नवाज शरीफ आदम बेजार है, वो निकलती नहीं है, ना किसी से मिलती है, ना किसी से बात करती है, ना किसी के हालात पूछती है। तो चूंकि ये बात नहीं है तो कुछ ना कुछ वो वेले बैठे हैं आजकल बेचारे हमारे सियासी मुखालिफिन, तो उनको कोई ना कोई खामखा का एक रीजन जो है वो करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि ये बात बाय द वे ये ग्रांट मांगी गई है, ये अभी मिली नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं जो आपकी खबर में नहीं है कि बाकायदा ये एक इनके जब वो सफर कर रही थी उस दौरान ये टायर ब्रस्ट भी हुआ है और उसके बाद ये जो है वो रिकमेंड किया गया कि बराए मेहरबानी इसके टायर जो है वो बदल लिए जाएं। तस्दीक कर दें, जब ये सीएम बनने के बाद ट्रैवल कर रही थी तो टायर बर्स्ट हुआ था गाड़ी का? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ओके,
चलो ठीक है, अच्छा किया कि आपने ये हमें सारी एक्सप्लेनेशन इसलिए दे दी क्योंकि जो भी बात उठेगी और खासतौर पे सोशल मीडिया पे भी आपको पता है कि लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम चाहते हैं कि आप क्लैरिटी दें, आपने दे दी कि इसकी ज़रूरत पड़ गई थी तो ये होना ही है। मीडिया रिपोर्ट्स और भी हैं जिसके आपसे तस्दीक हम कराना चाहते हैं कि मरीम नवाज जो है वो प्रोटोकॉल की इतनी मुखालिफ हैं कि अब उन्होंने जाती उम्रा से वज़ीर आला ऑफिस तक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का फैसला कर दिया है। एक तो आप ये बता दें कि ये वाकई ऐसा ही फैसला हुआ है, और दूसरा ये कि उसका खर्चा वो खुद उठाएंगी। और ये सारी बातें हम आपसे अज़मा साहिबा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि माजी में इमरान खान जब हेलीकॉप्टर का वो इस्तेमाल करते थे तो आपको याद ही है कि कितना तनकीद किया जाता था, क्या क्या अल्फाज, क्या क्या जुमले। तो अब जरा इसकी क्लैरिटी भी आप दे दें कि यहाँ क्या हो रहा है। देखो, ये क्लैरिटी से पहले मैं आप दोनों को एक मशवरा मुफ्त दूंगी, और वो ये है कि सोशल मीडिया की हर खबर को सच ना मान लिया करें। इसीलिए तो सर हम इसीलिए तो आपको बुलाते हैं ताकि यहाँ पे तस्दीक हो जाए। अज़मा साहिबा, इससे पहले हमने जिक्र भी नहीं किया, हम आपसे पूछेंगे। आई नो, आई एम ग्रेटफुल। और यही जो है ये तरीका है कि आप मुझसे इस खबर की तस्दीक चाह रही हैं। देखिए, ये पार्टी वो पार्टी जिसका लीडर जो है वो जमीन पे कभी चला ही नहीं था, ना उसने कभी जो है वो सड़क पे सफर किया था, जो आता जाता भी जो है वो हेलीकॉप्टर पे था, जो आप बता भी चुके हैं। वो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा और एक फॉल्स खबर जो है वो कर रहे हैं। मैं कैटेगोरिकली इसकी तरदीद करना चाहती हूँ। मरीम नवाज साहिबा को परसों ये कहा गया कि क्योंकि आप रूटीन से एक वक्त के ऊपर निकलती हैं, वो बाय द वे 1 घंटा लगता है उनको अपने ऑफिस पहुंचने पर अपने घर से, बिकॉज वो अपने घर पर ही क़याम पज़ीर हैं, उन्होंने कोई घर भी नहीं लिया है। तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से एक दिन आप अपनी रूटीन को ब्रेक करें और आज आप बाय रोड ना जाएं, आप एक दिन जो है वो हेलीकॉप्टर पर चली जाएं ताकि एक वो जो इनके सिक्योरिटी SOPs हैं उसको फॉलो किया जा सके। तो एक दिन के लिए ये एक जो उनकी सिक्योरिटी की रीजंस हैं उस वजह से एक रूटीन को ब्रेक करने के लिए ये किया गया, और ये सिर्फ एक ही दिन के लिए था। शायद कभी कभार इसकी जरूरत अगर सिक्योरिटी के मामला पे पड़े, आपको पता है कि जो कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो सामने आए हैं, बहुत सारी हमारी जो टॉप लीडरशिप है उसके बारे में भी। सो ये कतई तौर पर कोई जहाज ले लिया है, उसका ये होगा उसका वो होगा, ऐसी कोई खबर ना है, ना वो इसको सपोर्ट करती हैं, ना वो हेलीकॉप्टरों पे फिरने के कायल हैं। और बाय द वे आज भी वो बाय रोड फिर से आई हुई थी और आज बाय रोड ही दफ्तर से जो है वो वापस तशरीफ लेके गई हैं। तो ये एक सिक्योरिटी SOP को फॉलो करने के लिए उनको एक दिन के लिए करना पड़ा। कतई तौर पर हम जहाज वाले लोग नहीं हैं, हम जमीन पर चलने वाले लोग हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो आम लोगों के बीच में रहना पसंद करती है, जमीन पे जो है अकड़ के नहीं चलती है, जमीन पे सिर झुका के चलती है, और हम इसी के ऊपर खुश हैं। अच्छा, ये आपने क्लियर कर दिया कि आपकी टॉप टियर लीडरशिप को सिक्योरिटी थ्रेट्स, अगर मैं सही समझाऊं तो दैट्स कंसर्निंग। सो उसकी अगर आप तफसील कुछ शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। लेकिन एक और मामला जो ज़ाहिर है डिस्कस हो रहा है और आपसे पूछेंगे हम कि एक टिकटॉकर मरीम इकराम साहिबा को पहले मखसूस नशस्तों पर कौमी असम्बली की रुकनीत दी गई, फिर तनकीद हुई और हर तरफ से हुई, फिर पार्टी क़यादत ने उन्हें असम्बली रुकनीत से दस्तबरदार होने का हुक्म दे दिया। ये मामला आज़मा साहिबा यहाँ तक आया कैसे? मतलब ये सवाल लोगों को पता होगी, इन्फॉर्मेशन हम तक भी कुछ खबरें पहुँच रही हैं, लेकिन मतलब कैसे किसी के टॉप टियर लीडरशिप के इल्म में आए बगैर ये पहुंच गई हैं? बिल्कुल आज़मा साहिबा, हम ये जानना चाहते हैं, ये नहीं कि अभी क्या हो रहा है, इस पे तो हम आ ही जाएंगे, लेकिन ये हुआ कैसे हुआ होगा, कि उनका नाम कैसे आगे आया और क्या क्रेडेंशियल्स हैं, कंसिडरिंग कि आपकी पार्टी में इतनी खवातीन हैं, इतनी काबिल, इतना पुराना उनका एक्सपीरियंस है कि उनके नाम डेफिनेटली पहले आने चाहिए थे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हो हुमा। और ये देखो, पहले तो मैं इस बात का क्रेडिट देना चाहती हूँ अपनी पार्टी लीडरशिप को भी और अपने पार्टी के वर्कर्स को भी, कि हमारी पार्टी के अंदर ये नहीं होता कि कोई गलत बात हो तो उसके बाद सारे उसकी तावीलें ढूंढने शुरू कर दें और कहें कि नहीं 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 बिल्कुल जो किया ठीक किया है। जिस बात के ऊपर हमारे पार्टी वर्कर्स को एतराज़ हुआ, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और उस आवाज़ को फिर पार्टी लीडरशिप ने सुना भी। और ये सिर्फ शायद नून लीग के अंदर ही होता है। और ये मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि पार्टी वर्कर्स का हक है कि वो जिस बात के ऊपर, और ये नहीं है कि आंखें बंद करके वो जो दूसरों को गुलामी के ताने देते थे, उनका ये आलम है कि जो भी वो गलत काम करे वो GSP+ स्टेटस को खत्म कराने के लिए जो है वो कैंपेन शुरू करे, तब भी उसकी जस्टिफिकेशंस है, IMF को खत लिखे तब भी जस्टिफिकेशंस है। तो ये मरियम इकराम साहिबा जो है ये 9 मई के बाद क्लैरिटी दी है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ना इरादा रखते हैं।
नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो आई एम सॉरी, मुझे झूठ पर कह दिया, जो गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। जिब्रान इलियास साहब वो उनके जो है दूर के रिश्तेदार तो नहीं है ना। जिब्रान इलियास साहब उनके पार्टी सोशल मीडिया हेड है। वो ट्वीट करके कह रहे हैं, आतिफ खान उनके सिटिंग एमएनए हैं, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है पिटीशन साइन करें और ये भिजवाएं। तो वो तो उनको आदत है कि खुद वो शुरू भी करते हैं, फिर वो कहते हैं हमने किया कुछ नहीं है। लेकिन जहां तक मरियम इकराम की बात है, देखिए वो 9 मई के बाद वो खातून जो है उन्होंने पीटीआई छोड़ी, उनके इस नैरेटिव को जो है वो करके, और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे पीएमएलएन के लिए जो है वो बात करती रही, वो काम करती रही। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उनकी इतनी तेजी से इतनी तरक्की जो है वो बनती नहीं थी। मैं ये जरूर 9 आपको मई के बता बाद सकती हूँ तो कि कोई पार्टी ज्वाइन करे 50 और फिर एमएनए तक पहुंच जाएगी। एग्जैक्टली ये नामुनासिब और ये नामुनासिब भी था। और ये जो है मैं समझती हूँ अच्छा और जी, राब्ता मेरा ख्याल है बिकॉज़ शी इज लाइव विद अस। मैं आ रही हूँ, जी आ गई हैं मेरी आप। आवाज आ रही जी नामुनासिब पे थे हम। तो ये बहुत अनजस्टिफाइड था बहुत सारी ऐसी खवातीन के लिए जो बहुत सारा काम कर रही हैं। सो ये मेरे ख्याल है सोशल मीडिया पे उनकी अपीयरेंस देखकर हमारी पार्टी में से किसी ने उनको रिकमेंड कर दिया होगा। और जो ये एक्स्ट्रा जो ये भी बड़े हमें इंटरेस्टेड है, किसने रेकमेंड किया होगा? आप जरा तय तक जाए ना, बताएं हमें। ये तो बता दें। मुझे नहीं पता, मुझसे क्यों सुनना चाहते हो नहीं, आप ही से पूछेंगे ना आजमा साहिबा, बात वो होगी ना, हमने स्पेकुलेट नहीं करना, आप बता दें हमें। बिल्कुल पंजाब को हुमा बिल्कुल नहीं पता था। और मैं ये भी आपको बता सकती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को हमने बताया एक मीटिंग से पहले, हमने उनसे कहा कि बहुत सारा ये अप्रोर हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और उन्होंने कहा वाकई मैं तो समझ रही थी ये मजाक है। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा को भी नहीं मालूम था और हमें भी बिल्कुल मालूम नहीं था। लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, अगर ये इसकी तस्हीह कर ली गई है और इसी तरह अगर पार्टियां अपनी तस्हीह करना शुरू कर दें और जो वर्कर्स हैं उनकी आवाज को सुने, तो इसके ऊपर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। चले ठीक है, ये भी बात क्लैरिटी इसमें भी आ गई। होपफुली अब इसमें मजीद गॉसिप नहीं होगी। अच्छा, एक और बात जो कि बिल्कुल आप हमारे होगी सोशल मीडिया पे, वो थोड़ी रुकेगी, आपको पता है। लेकिन एटलीस्ट आपने अपनी तरफ से इस प्लेटफॉर्म पे क्लैरिटी दे दी है, तो बाकी गॉसिप तो होती रहती है। अच्छा आजमा साहिबा, अब अगली बात ये बताइएगा कि महकमा दाखिला पंजाब ने अडयाला जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है। इसके हवाले से आपसे बात करना चाहते हैं, और कब तक रहेगी ये पाबंदी, और खास तौर पे इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमें जो बताया जा रहा है वो एक थ्रेट लेवल है वहाँ, और ऑब्वियसली किसी का आना जाना नहीं है, तो किस किस्म का थ्रेट लेवल है उसको भी, क्योंकि ये तो बाकी कैदी भी तो सफर करते हैं, बात है। रमजान है, फिर ईद इज आल्सो अप्रोचिंग, सो यू नो पीपल वांट टू मीट देयर रिलेटिव्स और फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल, हमें इस बात का एहसास है जी। और ये पाबंदी सिर्फ 2 हफ्ते के लिए है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कुछ चीज़ें तो शायद मालूमात आपसे शेयर ना कर सकूं बिकॉज वो सेंसिटिव नेचर की हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि कुछ दिन पहले, अगर आपको याद होगा, कि रावलपिंडी से ही एक ऑपरेशन के जरिए कुछ टीटीपी के लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से अडयाला के नक्शे जो है वो भी बरामद हुए थे। और उसके बाद से वो लोग जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और मेरा ख्याल है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही कुछ ऐसी मालूमात हुकाम बाला को मिली हैं कि जिसके ऊपर ये फैसला किया गया है कि बहुत सारी जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लिए जाएं अडयाला जेल के हवाले से। इमरान खान साहब की स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, लेकिन पूरे अडयाला के हवाले से है, और ये थ्रेट है कि खुदा ना खासा कोई अनप्लेजेंट वाकया अल्लाह ना करे हो सकता है, जिससे तो कुछ जाहिर है वो इतने हाई प्रोफाइल सियासतदान हैं। ये बताइएगा कि उन्हें कहीं शिफ्ट करने का भी इरादा है या कोई ऐसा प्लान ज़ेरे गौर है किसी और जेल? हमारे लिए सब हाई प्रोफाइल है अब्दुल्ला। जो भी जब वहाँ पर जो लोग हैं वो जाहिर है किसी के रिश्तेदार है, किसी के बेटे हैं, किसी के शौहर है, किसी के बाप है, और सबकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करना हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है, बिकॉज अडयाला पंजाब में जो है वो फॉल करता है। अब इसके अंदर 4-5 चीजें उनको करनी है जी। उनको कुछ जो है वो बॉम्ब डिस्पोजल के हवाले से उनको कुछ काम करना है, उनको कुछ नई वायरिंग करनी है, उनको कुछ जो है वो ऑडिट करना है, सिक्योरिटी ऑडिट करना। ऑलराइट,
अच्छा जी, बात कर रहे हैं और चूंकि लाइव कॉल है, आपको पता है कि बीच में कोई डिस्टर्बेंस वगैरह हो जाती है। ये जी जी आगे sorry. जी 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 प्लीज आई एम कंटिन्यू सो कीजिएगा। सॉरी बिकॉज मैं गाड़ी में हूँ तो ये इसलिए थोड़ा सा नो तो वो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। इन प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेने के लिए और तमाम कैदी जो है उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए ये कोई बहुत अच्छी हमारे लिए कोई मतलब प्लेजेंट नहीं है कि हमें बहुत खुशी से करना पड़ा। अफसोस की बात यह है कि इसके ऊपर भी सियासत हो रही है, इसके ऊपर भी सियासी तौर पर इस टॉपिक को इस्तेमाल किया जा रहा है जो अनफॉर्चुनेटली है, नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी, मुझे नहीं पता उनकी पार्टी को क्यों कंसर्न नहीं है। अगर इमरान खान साहब की सिक्योरिटी, बाकी कैदियों की सिक्योरिटी बेहतर की जाए तो वो सबके लिए एक साय ऑफ रिलीफ होना चाहिए। और अब हमें क्या जरूरत है, इमरान खान साहब वो पूरा पूरा जलसा आम कर रहे थे, आपको अंदाजा नहीं है, एक दिन में 150-200 से ज्यादा लोगों से इमरान खान साहब मिल रहे थे और डेली मिल रहे थे। उसके ऊपर बहुत सारे कोर्ट के जो है ऑर्डर्स भी होते थे उनको मिलवाने के लिए, और बाकायदा तौर पर पूरा इलेक्शन प्रोसेस उन्होंने इसके अंदर गुजारा है। वो जलसे कैसे होंगे, कहाँ जुलूस निकालो, कौन क्या ओहदा लेगा, कौन सी कैबिनेट कैसे बनेगी, हर एक फैसला वो तकरीबन कर चुके हैं। अब इस मौके पर हमें ये कहा जाना कि हुकूमत जो है वो पता नहीं क्यों ये कर रही है सियासत से दूर करने की, हालांकि सारी सियासत तो हो गई है, हुकूमतें बन गई हुई हैं, हर चीज इन प्लेस है, हमें इससे कोई फायदा नहीं है सिवाय इसके कि हम इमरान खान साहब की सिक्योरिटी और बाकी तमाम कैदियों की सिक्योरिटी मेक श्योर करना चाहते हैं, जो हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है। हम एक गैर जिम्मेदार और सियासी इंतकाम पे मबनी हुकूमत नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू अस्मा साहिबा, थैंक यू फॉर joining us during your journey. अच्छा चलिए जी, हेलीकॉप्टर वाली बात की भी एक क्लैरिटी आ गई बीच में, मरियम इकराम वाली बात की भी, क्योंकि ऑब्वियसली एक सोशल मीडिया पे तो आपको पता है ऐसी बातों की आग लग जाती है और हमें भी सवाल थे कि ये कैसे हो रहा है, तो उसकी भी एक क्लैरिटी जो है वो आ गई है। और ये एक्सेसिबिलिटी रहे ना हुकूमतों के साथ, सूबों के साथ, तो फिर बहुत सी मेरा ख्याल है मिसकम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को पनपने का मौका नहीं मिलता। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि अगर किसी की भी कोई भी बात हो, खासतौर पे हुकूमतों से, पार्टी से रिलेटेड है, तो हमारे प्लेटफॉर्म खुला होता है कि प्लीज आप जरूर आए, क्लैरिटी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जल्दी से एक और चीज़, और हम चूंकि ऑप्टिक्स वगैरह की बात कर ही रहे थे, तो हाउ फार डू ऑप्टिक्स गो एंड वेदर दे वर्क और नॉट, आपको जल्दी से बताते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी अब और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और निजकारी के वजीर अलीम खान ने सरकारी तनख्वाह ना लेने का ऐलान कर दिया है। आपको याद ही होगा कि ये ऐलानात मतलब इतने आउट ऑफ द ब्लू हमें नहीं सुनाई दे रहे, क्योंकि हम पहले भी बहुत सी ऑस्टेरिटी मेजर के ज़िमन में हम बहुत से ऐसे अनाउंसमेंट्स वगैरह सुन चुके हैं। व्हाट डू दे एक्चुअली मीन, व्हाट डू दे एक्चुअली ट्रांसलेट इनटू, क्योंकि अगर सिर्फ तनख्वाह ही ना लेने की बात हो तो तनख्वाह हमें ऐसा लगता है, और अभी हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी होंगे, हमें बताएंगे कि इट इज़ रियली पॉकेट चेंज फॉर देम। बाकी एमेनिटीज़ जिसमें घर, गाड़ी, फ्यूल, पेट्रोल, बिजली, सब कुछ उधर का उधर है, सिर्फ तनख्वाह उन्होंने कहा है कि जी हाथ उठा लिए कि हम नहीं लेंगे। तहरीक इंसाफ में जो मामला शुरू हुआ था ना कि गवर्नर हाउस और वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटियां बना देंगे और फिर पता नहीं, फिर आके गाड़ियां बेची थी, नीलामी हुई थी, ऑक्शन बेचारी हुआ था, बेघर हो गई थी वजीर आजम हाउस से, और बाथटब में सहाफ़ी लेट लेट कर आजकल के यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे थे। अब उससे ब्रेक मिलनी चाहिए थी। यू वर्किंग, इफ यू वर्किंग वेल, यू डिजर्व योर सैलरी एंड एट द सेम टाइम यू शुड डू समथिंग टू रिड्यूस द कॉस्ट। ऑस्टेरिटी मेजर ये होते हैं, जैसे कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐलान किया एक्स पे के जो नारकोटिक्स की मिनिस्ट्री है उसको जम कर रहे हैं इनटू इंटीरियर मिनिस्ट्री, जिसकी वजह से फिक्स एक्सपेंडिचर में कमी आएगी, ताकि दो इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रियां ना हो। इस तरह से मेजर्स और भी लेने की जरूरत है। प्रेसिडेंसी के इटसेल्फ अखराजात बहुत ज्यादा हैं, उसको मेंटेन करने के, चलाने के। का मतलब अब्दुल्ला ये है कि बहुत से और तरीके हैं जहां एक्चुअली आप बेहतरी ला सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि हम अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे। क्योंकि पिछले दौर में भी हमने ये गाड़ियों को नीलाम कर देना, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस को जी हम यूनिवर्सिटी बना देंगे, जो कभी हुआ नहीं, तो क्या हमारी माशी हालात क्या उससे बेहतर हुए? ये मतलब ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने वाली बात है। साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, वैसे अगर काम करे तो वो तनख्वाह लेना भी, इन चीज़ों क्या आपको लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है आवाम की नज़र में? अच्छा समझा सारा कुछ, या इससे बस ठीक है कह दिया, ऐलान कर दिया? डज इट ओनली साउंड गुड कि जी हम पैसे नहीं लेंगे, या फिर इट एक्चुअली ट्रांसलेट्स इनटू समथिंग? अच्छा, मुझे लगता है कि ये ना असल में अवामी तसव्वुरात से खेलते हैं। जो एक पब्लिक इमेजिनेशन होती है, जो ज़्यादातर लोग हैं उनके लिए उनकी ज़िंदगी का दारोमदार ही तनख्वाह पर होता है, और वो अपना सारा बजट, अपनी सारी प्लानिंग वो तनख्वाह के गिर्द उनकी चल रही होती है।
तो ये एक पब्लिक मैसेजिंग में तो शायद ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती होगी जी कि हम तनख्वाह नहीं ले रहे, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? क्या तनख्वाह इनकी इतनी ज़्यादा है या ये सिर्फ तनख्वाह के लिए ये सदर बने थे? अगर इन्हें कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है तो ये ना बनते। इसके लिए पता नहीं गेमें होती हैं और आप अल्टीमेटली आप कहते हैं जी कि मैं जो है ना वो जो है ना 8 लाख रुपया 9 लाख रुपया जो मुझे महीने का मिलता है वो मैं नहीं लूंगा। उसके अलावा मैं सब कुछ इस ऑफिस को चाहे मैं जो है ना पॉजिटिव यूज करूं या अब्यूज करूं उस पर हमारी नजर ही नहीं जाती है। और असल में तो अकाउंटेबिलिटी उधर होनी चाहिए। इधर लोग एक एक मीटिंग का 50-50 लाख रुपया करोड़ रुपया मुतालबा कर रहे होते हैं नहीं कि फलां के साथ मीटिंग कराऊंगा तो इतने पैसे लगेंगे। तनख्वाह की क्या अहमियत है? ये सारा ये स्टंट है, इसकी कोई वजह नहीं बनती है। भाई आप जो है ये एक मुल्क पर एहसान कर रहे हैं, ये ना करें, आप तनख्वाह जरूर लें, आप अपना काम ठीक करें, यानी कि आपकी अकाउंटेबिलिटी उधर होनी चाहिए। आपकी अकाउंटेबिलिटी अगर हम सिर्फ ऑप्टिक्स की बात पर ही आ जाएं तो इस पर भी होनी चाहिए कि आपने जो एक सरकारी खजाने से जो आप आए दिन जो ज़ियाफ़तें कोई दावतें कर रहे होते हैं लोगों की या मुख्तलिफ जगहों पे आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप चार्टर प्लेन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो उसका आप कितना इकोनॉमिक यूज करते हैं। उधर तो एक एक जो उसका एक फ्लाइट होती है उस पर आपकी तनख्वाह से ज्यादा पैसे लग जाते हैं। पूरी फौज जो है वो साथ चल रही होती है कि साथ साथ कोई 20-25 लोग जो है मुलाजमीन वो जा रहे होते हैं और फिर जिधर इन्होंने इनके घर होते हैं उनको इन्होंने कैंप ऑफिस बनाया होता है। उस कैंप ऑफिस की रेनोवेशन उधर आपको जो लगता है कि मुलाजमीन ज़ाहिर है हर दफा वो जब सारे भी जो कोई है नई वो हुकूमत इनके होते आती हैं। है वो कहती है जी हम ऑस्टेरिटी मेजर्स लेंगे। अभी ये एक ही हमने सुना है कि जी नारकोटिक्स की मिनिस्ट्री इंटीरियर में जम की और इस तरह के अमली इकदामात किए जाएंगे या क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है कि जिससे दरअसल कमी वाक़ हो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर में? वज़ीर आज़म ने एक कमेटी वगैरह भी तश्कील दी हुई है जो इस पर गौर व कर रही है, लेकिन ये ऐलानात हर दफ़ा होते हैं, होता कुछ नहीं। देखिए अब्दुल्ला, मैं ये समझता हूँ कि ये ऑस्टेरिटी मेजर मेरी नज़र में वो भी एक ड्रामा है। असल में जिस चीज़ पर फोकस होना चाहिए वो आपका परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। 100%। ये मसला नहीं है कि इन्होंने जो अगर वो जम कर लेते हैं तो क्या जो एक्स्ट्रा मुलाजमीन है उनको घर भेज देना है, वो नहीं भेजना, वो भी इधर ही काम कर रहे होंगे। जो सेक्रेटरी हैं क्या उनकी खपत नहीं होगी? उनकी भी होगी। असल चैलेंज ये है कि आप परफॉर्मेंस क्या दे रहे हैं, वो आपका ऑडिट उस चीज पर आपकी जो परफॉर्मेंस है यानी कि वो असल चीज है जो मैटर करती है। ये बातें जो हैं इसकी मुझे तो समझ नहीं लगती और मेरा नहीं ख्याल कि अवाम भी अब कुछ ज्यादा इन बातों से इतना मुतासर होती है कि चलिए, ये परफॉर्मेंस तो जरूर अब ना होती हो। उमर थैंक यू, हमारे कम नहीं हो रहे। थैंक यू उमर फॉर बीइंग विद थैंक अस। यू। टाइम कम्स ला सकते हैं ना वो, more. मतलब वो प्रोटोकॉल पे जो इतनी एक बंदे के लिए 10-10 गाड़ियां सारी जा रही होती हैं और भी बड़ी चीजें हम आके बताएंगे आपको। ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक जी। रमज़ान पे ज़रा वापस आते हैं। आपको पता ही है एक रोज़ का ये सोच होती है कि आज इफ्तारी में क्या बनाएं, आज सहरी में क्या बनाएं। आइडियाज़ लोगों के पास कम हो जाते हैं अगर आप बहुत ही ज़्यादा एहतमाम करते हैं। अदरवाइज या फिर आप कॉन्शियस हैं कि आप नहीं चाहते कि हर चीज़ तली हो और इतना, फिर तो आइडियाज़ और कम हो जाते हैं। बिल्कुल और सारा दिन फिर आपको प्यास ना लगे, आपको ब्लोटिंग ना हो, आपका मैदा भी सही रहे। ये बड़े 100 मसले हैं। दर्द भी ना हो सर में और भी इश्यूज होते हैं जी, लोगों को। इसी पे हमने बात करनी है क्योंकि हमें भी बड़े सवाल जवाब हो रहे होते हैं इस पे। तो हमें जी डाइटिशियन हमारे साथ हैं आज और माहिर ग़िज़ाइयत डाइटिशियन सलमा सिद्दीकी, डाइटिशियन हाँ सलमा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। सलमा साहिबा शुक्रिया। सलमा साहिबा, अब रमज़ान तो शुरू हो चुका है, कुछ आप हमें बताइए कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एक तो ये कि लोग ब्लोटिंग की शिकायत करते हैं, एज इन सीना जलता है, पेट में हवा भर जाती है, फिर समझ नहीं आ रहा होता क्या खाएं क्या ना खाएं, फिर पानी की कमी की वजह से सर में दर्द होता है। तो कुछ आप हमें बताएं कि क्या किया जाए इफ्तारी और सहरी के लिए। थैंक यू सो मच एंड आप सबको बहुत मुबारक हो रमज़ान। जी, रमज़ान में बहुत ज़्यादा हमारे पैटर्न तो चेंज हो जाते हैं। सहरी और इफ्तार में हमारे जहन में होता है कि पूरे दिन हमें भूखा रहना है, तो बाज़ दफ़ा ओवर ईटिंग की भी हो जाती है जिसकी वजह से डिफरेंट जो आपने अभी बताई हैं जैसे ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, सर में दर्द, ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती हैं कि हम एक माइंडफुल ईटिंग की तरफ पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होते। अच्छा, थोड़ा सा सलमा साहिबा आप प्लीज़ जो आपकी हैंड्स फ्री है उसको करीब कर लीजिए ताकि आवाज़ क्लियर आ सके। हाथ से पकड़ माइक इसका बिल्कुल ओके। सो हमें माइंडफुल ईटिंग की तरफ फोकस करना है। लाइक अगर हम सहरी की बात करें तो एक तो टाइमली हो, बहुत लेट ना हो, क्योंकि बहुत लेट जब उठते हैं और करते हैं तो बहुत तेज़ी से हमें खाना पड़ता है।
एक तो ये वजह भी है कि आपको पूरे दिन पे गैस की शिकायत भी रहती है। चबा चबा के आराम से सारे फूड ग्रुप्स को एंजॉय करके खाना है। अफ्तारी में भी यही है कि बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स का जोर होता है। अफ्तारी में पकौड़े, समोसे, रोल, फ्राइड पे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें नज़र आ रही होती है। और खजूर और शरबत के बाद सबसे पहला आइटम जो है वो दिया जाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो ये सारे मैदा प्रोडक्ट्स हैं और घी है, इनसे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत ज़्यादा पूरे रमज़ान में यूजुअली हो रही होती है। फ्लैटनेस है, ब्लोटिंग है, और जो इबादत में भी ज़ाहिर है आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है इन सब चीज़ों से। तो अल्टरनेटिव क्या हो फिर? ऑल्टरनेटिव में यही है कि अगर आप जैसे खजूर ले रहे हैं, लेमनेड है या लस्सी है, हाइड्रेशन का भी बहुत ख्याल रखना है। तो फाइब्रस अगर हम देखें होल ग्रेन फॉर्म में अगर देखें तो बीन्स जो आपके चना है वो बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। अगर हम कुछ ओट मील का ही पैनकेक्स टाइप कुछ बना के उसके अंदर रोल की फिलिंग कर लें कि आप उसमें वेजीज हैं और मीट है, कीमा है, उसको आप पैनकेक्स, ज़रूरी नहीं है कि मैदे के ही बने पैनकेक्स, आप ओट मील और फाइबर बेस्ड जो आपके ग्रेन्स होते हैं उसका ही एक बैटर बना के उसमें एग भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसको आप रोल करके वो आपका बहुत हेल्दी मील हो जाता है। तो इस तरह के आइटम्स, और फिर टाइम पे खाना कि ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा फ्राइड आइटम से ही आपका कवर हो। खाने का एहतमाम भी आराम से किया जा सकता है कि आपने हल्का अफ्तारी की चना चाट और फ्रूट चाट के साथ, और फिर उसके बाद 1-2 घंटे के बाद या तरावी के बाद सलमा साहब, लोग ना डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं। कभी कभार इफ्तारी के वक्त भी खाना खा लेते हैं। कुछ घरों में ऐसा होता है और कि जो कुछ उनका सब डिनर डिटरमिन ही नहीं कर पाते किस टाइम क्या खाना है। तो लेकिन कुछ हैं जो इफ्तारी उनकी डिनर के साथ ही हो जाती है ताकि हम एक्स्ट्रा फ्राइड चीजें वगैरह ना खाएं, एक ही दफा प्रॉपर अपना मील खाएं। दैट वर्क्स फॉर देम। कुछ लोगों का वो जो टाइम डिफरेंस होता है वो बड़ा अजीब हो जाता है कि बहुत ज़्यादा इफ्तारी भी खाते हैं और डिनर भी उसके 2-3 घंटों में बहुत हैवी डिनर भी हो जाता है, क्योंकि सुबह काम पे भी जाना होता है, सोना भी है, सहरी भी। वो मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप क्या रेकमेंड करती हैं? व्हाट्स द बेस्ट? और फिर बाज लोग इतना हैवी डिनर करते हैं, सहरी नहीं करते, पानी पीते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सो जाते हैं। हाँ, ये भी है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस सही नहीं है कि आप अगर वैसे अफ्तारी में आप डिनर कर रहे हैं तो ये अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन ज़ाहिर घर में सारी फैमिली मेम्बर्स इस पे रिलाई नहीं कर रही होती हैं। सब ज़्यादातर जो एडोलेसेंट हैं और जो टीनेज हैं तो वो अफ्तारी पे ही फोकस करते हैं। तो उनको पहले तो एक हल्का अफ्तारी का पैटर्न फॉलो करना चाहिए, उसके बाद खाना तरावी के बाद, लेकिन लाइट हो। रोटी, सालन, चावल, ये सारे आइटम्स एक साथ नहीं हो, क्योंकि सहरी के लिए जगह तो छोड़नी है हमें। जितना आप अर्ली डिनर कर लेंगे फिर वो पूरे दिन आपका फटीग में भी गुजरेगा, वीकनेस भी हो सकती है और सर में दर्द की शिकायत भी हो सकती है अगर आप सहरी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो अल्लाह ताला ने ज़ाहिर रोज़े का ड्यूरेशन रखा है वो आपको फजर से लेके मगरिब तक का जो ड्यूरेशन है उसमें ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम्स जो हैं वो रिलीफ रहते हैं। अगर आप डिनर 10 बजे कर रहे हैं और उसके बाद आप अफ्तारी जो है वो 7 बजे कर रहे हैं तो अपने आप को इतना मुश्किल में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लाइट ही डिनर करें। सलमा साहिबा, आपने जो बात कर दी है ना, ये सही आपने कहा है कि मुश्किल में अपने आप को डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, दैट इज़ ऑल द टाइम वी हैव। लेकिन नंबर 1 सूट्स यू, लेकिन ये डेफिनेटली ट्राई करें कि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, 1 ऑफ डे इज़ ओके बट नॉट द 30 डेज। आप सोच ही लें उसके बाद फिर अगर कंप्लेन करेंगे किसी हेल्थ प्रॉब्लम का या वेट गेन का या जो भी है, then you are to blame yourself। अगर आप लिटरली ये तलन और ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो आहिस्ता आपको चाय ही नहीं होती, फिर आपका दिल ही नहीं करता है खाने का। ब्रेक के बाद हाजिर होता है। अच्छा जी, आपको पता है कि कराची गुज़श्ता कई सालों से जराइम का गढ़ बना हुआ है। शहरियों की जान, माल, इज्जत कुछ महफूज नहीं है और जिनका काम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है वो खुद जराइम की वारदातों में मुलव्विस हों, तो फिर ऑब्वियसली तवक्को इंसान क्या रख सकता है कि क्या होगा। पुलिस में काली भेड़ें हैं, भरी पड़ी हैं। अफसोस की बात यह है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। गुज़श्ता दिनों कराची में ज़मान टाउन थाने के एहलकारों ने एक ताजिर और उसके पार्टनर को सुपर हाईवे से अगवा कर लिया। गाड़ी से 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूटे। ताजिर को घर छोड़कर फरार हो गए। मामले पर शोर उठा तो पुलिस के बड़े हरकत में आए। ज़मान टाउन थाने के SHO समेत 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया। मतलब क्या चल रहा है? पुलिस की अब तक की तहकीकात में SHO ज़मान टाउन और पुलिस पार्टी ताजिर के अगवा और डकैती में मुलव्विस पाई गई है। और ये पहला वाकया नहीं है जहां पुलिस वाले तो ही अगवा कर रहे हैं, डाके मार रहे हैं। एक और भी था ना, अब आपको याद ही है, पुलिस एहलकार से पहले भी मुलव्विस पाए गए हैं। औरंगी टाउन के इलाके में एक ताजिर के घर पुलिस पार्टी ने 2 करोड़ की डकैती की थी और इस वाक़े में DSP उमैर
पुजारी को ओहदे से हटाया गया था, लेकिन फिर वक्त के साथ मामला दब किया और आपको याद सब है भूल ये, गए। बाय द वे, इफ आई टू बी वेरी प्रिसाइज, ये पिछले साल नवंबर की बात है। ये विजुअल से आपको शायद कुछ याद आ गया हो कि हमने बड़ी डिटेल में इस पे बात की थी और सैड टू नो कि ना सिर्फ उस पर कुछ नहीं हुआ, अब एक और ऐसा वाकया जो है सामने आ गया है। इस पे हम जरा बात करना चाहते अच्छा, हैं। वैसे उस वक्त ही सबको पता था कि उस पर कुछ नहीं होगा, तो फिर so, अब जो हम yeah. बात कर रहे हैं तो अभी भी कुछ नहीं होगा। लेट्स सी क्या होता है। मे बी ये इतने इन्फ्लुएंशियल ना हो तो कोई इनके पकड़ तकड़ हो नुमाइंदा जाए। जियो काशिफ न्यूज़। मुश्ताक, काशिफ जी बताइए सबसे पहले तो कि क्या हुआ। ये पुलिस आती है, ताजिर को अगवा कर लेती है, पैसे लूट लेती है, छोड़ के घर चली जाती है, ये क्या हो रहा है? उनके बारे में कोई बोलेगा नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। जी, 4 रोज़ कबल ये वाक़या पेश आया। ज़मान टाउन थाने की मोबाइल जो है वो इस वाक़े के अंदर इस्तेमाल हुई। सुपर हाईवे सच्चल थाने की हदूद में ये मोबाइल जाती है और जाने के बाद वहाँ एक ताजिर को रोकने के बाद उससे जो है वो 1 करोड़ 18 लाख रुपए की जो है वो डकैती की जाती है और मोबाइल वहाँ से फ़रार हो जाती है। ये मोबाइल जो है वो SHO के अहकामात के बाद वहाँ जो है वो पहुँचती है। ज़मान टाउन SHO जो है वो राव रफ़ीक हैं, उनकी हिदायत पर 4 इसमें जो है वो एहलकार होते हैं, जिनमें सादा लिबास एहलकार और प्राइवेट लोग भी शामिल हैं। वो जो है वो इस स्पॉट पर जाते हैं एक इन्फॉर्मेशन पर और वहाँ जाकर जो है वो इनसे जो है वो 1 करोड़ 18 लाख रुपए की डकैती से बाहर फरार हो जाते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि पुलिस हुकाम का इस वाक़े पर क्या मौक़िफ़ है? मतलब बड़ी क्लियर कट किस्म की बात लग रही है, जिस तरह आप बता रहे हैं। SHO और पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन मज़ीद कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ मुअत्तली तो नहीं है। बिल्कुल, इसमें अब तक कार्रवाई ये हुई है और हमारी तफ्तीशी हुकाम जो आला अफसरान है उनसे ये बात हुई है कि इस वाक़े का मुकदमा सच्चल थाने में जो है वो दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में 4 अफराद को जो है वो हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन नामजद किसी को नहीं किया गया है। जो SHO हैं इन्हें भी जो है वो हिरासत में ले लिया गया और इनके साथ नेगोशिएट किया जा रहा है और रकम की बरामदगी के हवाले से जो है वो बातचीत जारी है। हमारी इस हवाले से SSP कोरंगी हसन सरदार से बात हुई, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि रकम की बरामदगी के बाद जो है वो बाकायदा गिरफ्तारी भी की जाएगी। SHO को फिलफौर जो है वो सिर्फ मुअत्तल किया गया है। इस तरह के मामलात में मुअत्तल कर दिया जाता है, रकम की बरामदगी करवा दी जाती है, लेकिन कोई प्रॉपर जो है वो इसका मैकेनिज्म नहीं बनाया जाता है या सज़ा नहीं दी जाती है। महकमा जाती कार्रवाई ज़रूर की जाती है, लेकिन वो वक्ती होती है और उसके बाद जो भी SHOs या जो भी अफसरान इस तरह के वाक़यात के अंदर या डकैतियों के अंदर मुलव्विस होते हैं, वो दोबारा हमें कहीं ना कहीं जो किसी न किसी सीट पर नज़र आते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, ज़ाहिर है पहला वाक़या तो है नहीं, पुलिस एहलकार इससे पहले भी घरों पे डकैतियाँ मारते रहे माशाल्लाह, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग भी मुलव्विस रहे हैं। औरंगी टाउन में आपको याद होगा, औरंगी में DSP उमैर वाला मामला बड़ा उठा था, बड़ा असर और रसूख वाला भी था। ये शख्स पता नहीं किसके रिश्तेदार कहाँ कहाँ लगे हुए थे, उसको मिसाल बनाया गया क्या? जब तक किसी को एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे कोई तब्दीली नहीं आएगी। कोई फॉलोअप है उस केस का? बिल्कुल, माजी में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। हमने देखा है कि साउथ डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है वो इस तरह के वाक़े के अंदर इन्वॉल्व होती है और औरंगी टाउन के अंदर जाकर एक वारदात करती है और उसमें जो है वो UT DSP जो हैं वो बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अब अगर हम उस केस की बात करें तो या तो लोग भूल चुके हैं या फिर उस पर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई। चूँकि जो आला अफसरान होते हैं वो इस केस को मोड़ने की कोशिश भी करते हैं, तो इस वाक़े को भी इसी तरह मोड़ने की कोशिश की गई थी और देखा गया था कि जो UT DSP जिसको बाकायदा तौर पर इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था, इन्वॉल्व किया गया, लेकिन उन्हें फिर वापस निकालने के लिए भी जो है वो उतनी ही कोशिश की गई। DIG साउथ को जो है वो इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई। चूँकि इसमें DIG साउथ का जो है वो बराह रास्त कोई अमल दखल नहीं था, ना कोई इन्फॉर्मेशन उनको दी गई थी। एक्चुअली होता यूँ है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की रेड्स की जाती हैं तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट की जो मोबाइल अगर इस्तेमाल हो रही है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए तो वो बाकायदा वहाँ एंट्री दी जाती है, अपने DIGs को इन्फॉर्म किया जाता है। तो इस वाक़े हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कुछ, लेकिन पहले नहीं हुआ तो अब क्या होगा? That is it for today. We're उम्मीद going to see भी you तो सोच के tomorrow. करनी चाहिए। We'll see you tomorrow.